और जब तमाम उस समय बंद हो गए, लोग घर की तरफ भागे। घर में आके देखा उनका घर तो टूटा हुआ है। फिर किसी पड़ोसी का सहारा लिया या बगल के गांव में जाकर सहारा लिया। लोगों को लगा नहीं भाई, अपना घर होना चाहिए। एक तो ये है आपदा के समय की बात कि कभी कोई ऐसी दिक्कत आ जाए तो भाई अपना घर होता है। वहाँ पर हमारे खेत हैं, खलिहान हैं, हमारे नातेदार रिश्तेदार वहाँ पर हैं। तो ऐसे समय में उस संकट में वो सब साथ खड़े होते हैं जी। या हम एक दूसरे का दुख बांट सकते हैं ऐसे समय में। लेकिन हमारे जो देवस्थान है, हमारे जो देवी देवता हैं, वो तो हमारे गांव में ही है। उससे जो एक आंतरिक जो एक सुख मिलता है, शांति मिलती है, वो तो वहीं जाकर मिलेगी। वो आपको गांव से बाहर अगर रहेंगे आप तो वहाँ नहीं मिलेगा। और इसलिए उन देवस्थानों की रख रखाव, उनकी पवित्रता तो तभी तो बनी रहेगी कि जब हम वहाँ पर रहेंगे जी, उसकी चिंता करेंगे। बोलते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। तो ऐसे हमारे देवस्थान है, जब हम उनकी देखरेख करेंगे तब तो हमारी भी वो भी देखरेख करेंगे, नहीं तो उनका भी तो अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। और इसलिए वो अटैचमेंट, अपनी जो कल्चर है, मैं एक बात कहता हूँ, हमारे यहाँ देवी देवताएं खूब लोग करते हैं। अब बैंड बाजे में तो देवता नहीं नाचेगा, वो ढोल में ही नाचेगा जी, क्योंकि उसी में वो धुने हैं, उसी में वो मंत्र हैं, वो बैंड के साथ नहीं है। हमारे वाद्य हैं, हुड़का है, वो तबले से नहीं देवता आ सकता कभी भी, वो हुड़के से ही आएगा वो। तो ये चीज़ें हमको अपने गांव में मिल सकती हैं, बाहर नहीं मिल सकती। उन चीज़ों को थोड़ा अगर हम लोग उनका संरक्षण, क्योंकि जो लोक संस्कृति है समाज को जोड़ने के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है। जब हम एक गांव में रहते हैं तो हमारी दृष्टि अलग होती है समाज के प्रति, और जब हम गांव से बाहर होते हैं, अपने घर से बाहर होते हैं, तो हमारी दृष्टि बदलती है, हमारी सोच बदलती है। और वो सोच हमारी तभी बरकरार सकती है जब हम अपने गाँव से, हमारा अपने चचा ताऊ नाते रिश्तेदार, ये मेरी बहन है, ये मेरी बुआ है, ये मेरी मौसी है जी, वो उस वातावरण में जब हम रहेंगे तब हमको तो जो बाहर जाते हैं तब हमको वो भी लगता है यार ये मेरी बहन जैसी है, ये मेरी बुआ है, ये मेरी मौसी जैसी है। तो वो जो सामाजिक ताना बाना बनाए रखने के लिए, सामाजिकता बनाए रखने के लिए भी अपने गाँव की ओर जाते रहना चाहिए, मैं युवाओं से कहूँगा। बिल्कुल। भारतीय संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, गौ को माता कहा जाता है। आपको क्या लगता है, बीफ को बैन कर देना चाहिए इंडिया से? देखिए, जब हम माँ मानते हैं तो निश्चित रूप से, और गौबंध हत्या पर तो बैन है ही, अधिकांश राज्यों में है, लेकिन इसको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ, उन लोगों को कन्विंस करना चाहिए। देखिए, अब एक लेटेस्ट रिसर्च हुई है, जापान ने एक रिसर्च की है। हमारे देश में जो गोसे हैं, उपले जिनको बोलते हैं, जो गौ और डंग जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे, उसको फ्यूल के रूप में न जाने सैकड़ों हजारों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी 2021 में जापान ने उस पर रिसर्च किया है और उससे उन्होंने रॉकेट लॉन्चर पे उससे फ्यूल बना करके इस्तेमाल किया। अगर आपकी नॉलेज में भी नहीं होगी ये चीज़, मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ। जापान ने इस्तेमाल किया, उसने 10 सेकंड तक उसको चलाया, रॉकेट के इंजन को। अभी ये एक प्रयोग किया उन्होंने, और आज वो कहते हैं कि ये ईंधन इससे जो बनेगा, जो इससे फ्यूल बनेगा, वो इंटरनेशनल अफेयर्स को भी प्रभावित करेगा। अच्छा। हमारे पुरखों ने उस गोबर में, गाय के गोबर में, और उसको पहचाना उन्होंने, इसमें क्या है। कहा कि इसमें तो 733 करोड़ देवताओं का वास है। देवता यानी कल्याण करने वाले, उनका वास है। आज जापान ने उस पर रिसर्च करके और उस पर अपनी मुहर लगाई है। तो जब हम गाय की बात करते हैं तो गाय को हम केवल इसलिए नहीं कि हमको दूध देती, इतना नहीं, गौ तो पूरी एक इकोनॉमी है, उसको समझने की जरूरत है। पश्चिम के देशों ने क्या किया, उन्होंने उसको एक पशु के रूप में उसको देखा,
और वो क्या किया कि 30 लीटर एवरेज दूध नहीं है तो ये पालने योग्य नहीं, इसको बूचड़ खाने में भेज दो। ये 3 महीने तक इसने गर्भधारण नहीं किया ब्याहने के बाद, तो ये इकोनॉमी इसकी खराब होती है, इसको बूचड़ खाने में डाल दो। 7 ब्यात के बाद दूध कम हो जाता है, इसलिए 7 ब्यात के उसको लेना नहीं, 7वें ब्यात में इसको काट देना है, उसका लेदर का, उसके मांस का इस्तेमाल कर देना है। तो भारत इस रूप में नहीं देखता, भारत ने केवल उसका ये चीज़ नहीं देखी, लेकिन फिर भी भारत की जो गौवंश है उसका एक अर्थशास्त्र है, उसको समझने की जरूरत है। जैसे हमारे यहाँ पीपल और बरगद को बहुत पूजा जाता है, उसकी रक्षा की जाती है। अगर आप कभी ध्यान देंगे, एक पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल की छांव में आप देखेंगे उसके नीचे मोची भी बैठा हुआ है, उसके नीचे धोबी प्रेस भी कर रहा है, कोई पान बेच रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट बेच रहा है, कोई वहाँ पर चूड़ी जिसके पास दुकान नहीं है वहाँ पर वो बेच रहा है, कोई पुराने कपड़े बेच रहा है। तमाम तरह की उसके नीचे लोग उसकी छाया में अपना परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। अगर हम पूरे देश में इसका अध्ययन करें, लाखों परिवार है उस पीपल के पेड़ के नीचे जो पल रहे हैं, उनके परिवार को पाल रहा है। पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है। अगर हम भौतिक रूप में देखें, और वैसे अगर हम देखें तो भाई 24 आवर आपको ऑक्सीजन दे रहा है। आपका एक साल में एक पीपल का पेड़ लगभग 16 से 18 टन ब्लैक कार्बन को सोख लेता है। एक बरगद का पेड़ 34 से 36 टन ब्लैक कार्बन को अवशोषित कर लेता है। उसके जो फल हैं उसको पशु पक्षी खाते हैं, उसमें रहते हैं, उनका रैन बसेरा है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू है, उसकी ईंधन की वैल्यू है, वो छाया दे रहा है। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन हमने उसको आस्था से जोड़ दिया। ऐसी गऊ भी है। गऊ, ये बीफ बिल्कुल बंद होना चाहिए, इस पर रोक होना चाहिए। जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको अवेयर करना चाहिए। अब जो लोग हमारे मुस्लिम भाई हैं, मैं जानता हूँ ऐसे अनेकों लोगों को